प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री रंजित त्रिपाठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम। नमस्कार। राम राम। रंजय जी यूं तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर हैं, पर अपनी टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आसाम, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथियों के गढ़ बंगाल और सब जगह ये बहुत ज्यादा गए हैं। आसाम से तो विशेष प्रेम है और इसीलिए आजकल जो है हेमंत बिश्वा शर्मा जी से बहुत ज्यादा प्रेम है। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकाल में आसाम का मतलब आमूल चूल परिवर्तन हो। कहाँ पहले वह एक था पहाड़ी, लेकिन आप कह सकते हैं कि पाताल में था, और आज अपनी गरिमा को पहचान रहा है, अपने अहोम वंश को और अपने अहोम अहम नहीं है, अहोम जो पूरी वंशावली है उनकी और जो राजतंत्र था उसकी पूरी गरिमा को पा रहा है हेमंत बिश्वा शर्मा जी के नेतृत्व में। अब है क्या, 30% मुसलमान हो गए हैं। उसके नेता पाईजान गौरव गोगोई हो गए हैं। गौरव गोगोई पे हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने बाकायदा एसआईटी बनवाकर यह पूरा आरोप लगाया उसके परिवार पर भी कि पाकिस्तान जाता है, पत्नी ने जो भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया है, यह सब था। कभी गौरव गोगोई का खंडन नहीं आया, कभी गौरव गोगोई ने कोई एफआईआर नहीं कराई, कभी कोई डिफेमेशन नहीं डाला, ना कोर्ट गया। ठीक है, बात आई गई हो गई, छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लोग कहेंगे कि हेमंत बिश्वा शर्मा जी क्यों नहीं कोर्ट चले जाते हैं, तो कोर्ट तो राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड भी गए हैं, नेशनल हेराल्ड स्कैम में भी, और उसकी दोहरी नागरिकता भी कोर्ट में चल रही है। क्या हो रहा है भगवान मालिक है। तो पॉइंट इज दिस की क्या होगा। तो लगे हाथ क्या हुआ, 9 अप्रैल को असम का चुनाव होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम बंगाल से कम महत्वपूर्ण नहीं है। रंजय भाई बेहतर बताएंगे, अब इतिहास पुराण सब। उसका मुद्दा यह है कि पवन खेड़ा ने, जो कि राहुल गांधी और उनके खानदान का, सर बढ़िया शब्द आप ही इस्तेमाल करिएगा, वो क्या है, ठीक है, खानदान का कुछ तो है उस खानदान का कुछ तो है, वो अब क्या है भगवान मालिक है। मुझे उसका क्या कहते हैं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हेमंत बिश्वा शर्मा जी की पत्नी जो है वह भी पासपोर्ट रखी है, बाहरी रखी फर्जी। आधे घंटे में सोशल मीडिया ने बता दिया कि तुम्हारा आरोप आधे घंटे भी नहीं टिकेगा, फर्जीवाड़ा है। उसके बाद हेमंत बिश्वा शर्मा जी की पत्नी ने रातों रात एफआईआर की। असम पुलिस फिर दिल्ली पहुंचती है पवन खेड़ा के आवास पर, वहां वो नहीं मिलता है, वो हो चुका है गायब, कहाँ गया उसे ढूंढो। और उसके बाद कुछ एसीपी साहब ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस शेयर किए गए। यहाँ तक तो बात समझ में आती। अब इस बात को समझने के लिए कि कितना महत्वपूर्ण है, हम आपको दिखाना चाहेंगे एक वीडियो हेमंत बिश्वा शर्मा जी का। ये सुना जाए। मैं तो सुमा ना खाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेड़ा बन जाएगा पवन पेड़ा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएगा। ठीक, तो उसकी टिप से सुताई होगी। देखिए अभी एक था चल रहा वीडियो, सुनने लायक। कारण क्या है? तो पवन खेड़ा एक गंदू आदमी है तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। ठीक, एक साथ में एक वीडियो सर और बनता है, वह है यह। लेकिन आज खरगे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार गुस्सा और नाराज, तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या है। पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? आप तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खरगे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खरगे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छिपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा?
असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये सुनना आवश्यक है। ये असम है। हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खरगे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। एक सवाल सर, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को इतना अट्रैक्ट। तो रंजय भाई, असम कितना महत्वपूर्ण है और यह जो हुआ है कि 9 अप्रैल से जस्ट पहले क्या हुआ और इनका गुस्सा है कितना जायज? हेमंत शर्मा विश्व शर्मा जी ने जितनी बातें कही, जिस भी रूप में कही जी। मुझे तो हंसी आ रही थी बहुत सारी चीजों को लेकर के। एक तो मैं अगर आप मुझे पता नहीं, लोग देखिए क्या होता है कि हर एक चीज के भी लोग फैन होते हैं, है ना? आप देखेंगे तो अगर कहीं पे अगर जेसीबी जो है या खुदाई कर रही तो भी 10 लोग खड़े होकर के देखने के जाते हैं कि क्या खुदाई हो रही है, तो उसका भी तमाशा देखने वाले लोग सड़क पे मिलते हैं। तो फैन भी मिलते हैं बहुत सारे इस धरती पे। अगर खोजने जाएंगे तो आपको पवन खेड़ा के फैन भी मिलेंगे, पवन खेड़ा की बातों के समर्थन करने वाले भी मिलेंगे। तो मैं किसको ये किस ऑडियंस को ये मतलब टारगेट किए थे पवन खेड़ा, ये आपको समझने की जरूरत है। जिनका किताब उताब से कुछ लेना देना नहीं है, उनको दुनिया की और किसी किताब से लेना देना नहीं है, बस खाली एक किताब से लेना देना है और उसी का वोट हमें मिल जाए, उसी को लेकर के उसको खुश कर दें। देखिए आप देखो, जितना आप किसी नेशनलिस्ट को, किसी हिंदू सिंबल को, हिंदू क्षेत्र को, हिंदी संस्कृति को आप जितना ही गाली दोगे, जितना ही उसके बारे में उल्टा सीधा करोगे या उसके किसी सिंबल को या उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को, तो आप कौन खुश होता है उससे? ठीक है, तो वो जो खुश होता है उसको वही ऑडियंस जो उसको टारगेट करने के लिए ये पवन खेड़ा ने ये बखेड़ा शुरू किया। और ये मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये इसके पहले इसने मतलब हेमंत बिश्वा शर्मा के दुनिया भर के वीडियोस, उनके इंटरव्यूज, इनकी ये सब चीज देखी नहीं थी क्या? कि उसको नहीं पता था कि मैं किस जगह पे हाथ डाल रहा हूं और कहां पे जा रहा हूं। फेक डॉक्यूमेंट, फेक चीजों के सहारे वो आदमी छोड़ेगा नहीं मुझे। तो ये तो पहली बात है, मजा आएगा आने वाले समय में। अब जब से ये एफआईआर दर्ज हुई तब से पवन खेड़ा गायब है। असम पुलिस गई थी वहां खोजने के लिए। तो मुझे लगता है कि पवन खेड़ा को खोजने के पहले एक बार इन लोगों को तरुण गोगोई को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो तरुण गोगोई सॉरी मतलब तरुण गोगोई तो खैर अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कोई वो नहीं है। गौरव गोगोई उनके पुत्र हैं, तो गौरव गोगोई को पहले पकड़ना चाहिए। गौरव गोगोई का बहुत बड़ा खेल हो सकता है पवन खेड़ा को, क्योंकि गौरव गोगोई का जो केस निकला था पीछे की पत्नी का, उसी को लेकर के वो एक बदला लेने के मूड में रहा होगा। और तमाम तो आ ही रहे कि ये इसके जो डॉक्यूमेंट पवन खेड़ा ने प्रस्तुत किए वो कहाँ तैयार हुए, कहाँ से बने, कहाँ से सोशल मीडिया पे आए, कहाँ से आए। तो गौरव गोगोई के बहुत कॉन्टेक्ट हैं अड़ोस पड़ोस में। आप देखिएगा कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कि वो गौरव गोगोई ने अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल प्रयोग करके कुछ कोई वो जो जमीन के अंदर में सुरंग होती है, वो जो खींच के आदमी फेंकते हैं ना इस पार से उस पार, पवन खेड़ा को खींच करके बांग्लादेश तो नहीं घुसा दिया है। बांग्लादेश में भगाए जाने का भी बड़े चांस हो सकते हैं। कुछ दिन जाओ वहां रुको, क्योंकि तरुण ब्रेकिंग न्यूज, रंजय भाई का एक बड़ा क्लेम, पवन खेड़ा भागा बांग्लादेश। मेरी ये शंका हो सकती है, गौरव गोगोई को अगर पकड़ेंगे, गौरव गोगोई तो पकड़ेंगे तो बताएगा कि भाई मैंने ये कहाँ पे छुपाई, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं, क्योंकि उसी के ब्याह पे तो पवन खेड़ा ने बैटिंग करने चले थे। रंजय भाई, एक महत्वपूर्ण सवाल, हाँ, असम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? असम में भाजपा का होना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है देश के लिए? और पश्चिम बंगाल तो महत्वपूर्ण है ही, बाकी क्या कर रहा है
आप तो लगातार जाते रहे, पहले भी गए हैं, अब भी जा रहे हैं, क्या आपका क्या व्यक्तिगत अनुभव रहा है? देखिए, व्यक्तिगत अनुभव में देखिए, पहले तो मैं बहुत सारी जगहों पे जो गया हुआ हूँ। कई जगह तो ऐसे थे जहाँ पे जाने के लिए अब तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के हैंडल्स हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं कि जहाँ पे आपको ट्रेवल करने के लिए लगभग लगभग 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे लगते थे, वहां 3 घंटे 4 घंटे की जर्नी हो गई है। ट्रेन कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, रोड इतने अच्छे बने, मतलब इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसका कि लोगों को मेनलैंड, आप मैं तो बोलता हूं इधर का मेनलैंड जो अपना उत्तर और दक्षिण भारत है, उत्तर और दक्षिण भारत है, इसको लोगों को पता भी नहीं रहता। इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट में। आप उन इवेंट्स को आपको आपको मतलब एक दूर किसी असम के किसी एक जिसको किसी जमाने में जो पिछड़ा जिला हुआ करता था, लखीमपुर जैसे जिला, वहां पे भी ये इवेंट्स होते, इंटरनेशनल इवेंट्स होते मिलते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो गए या फुटबॉल के गेम हो गए या बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम, मतलब एन मतलब ये आप जब गुवाहाटी एयरपोर्ट होता है, गुवाहाटी एयरपोर्ट एक प्रवेश द्वार आप मान सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का। जब गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो गुवाहाटी एयरपोर्ट पे कई बार आपको ओला उबर 15-15 20-20 मिनट के वेटिंग में मिलता है, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं। पिछले दिनों में अभी आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम गुवाहाटी से हमने फ्लाइट ली थी लखनऊ के लिए। मतलब बैठने की तो छोड़िए, आदमी के खड़े होने की जगह नहीं मिली थी, इतनी फ्लाइट्स, इतने लोग, इतनी जनसंख्या आ रही है जा रही है नॉर्थ ईस्ट में। और वही एक गुवाहाटी एयरपोर्ट एक 12, 13, 14 साल पहले मतलब खाली इस टाइप का रहता था, बस कुछ ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चल रहा है, एयरपोर्ट चल रहा है। तो एक तो नॉर्थ ईस्ट में जब आप असम एक एंट्री पॉइंट मान लीजिए, फिर उससे असम से नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट जुड़े हुए हैं, हर एक की इस बाउंड्री है, और असम एक इन्फ्लुएंस रखता है सभी पे। और एक असम एक तरह से आप मान के चलिए, मैं कहता हूं कि जो इस समय जो माहौल चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, असम को सारे जो बाकी के जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, है ना, ये सब लोग असम को अपने आप को एक इंटीग्रल पार्ट मान के चलते हैं। एक है तो खैर ये सारे एक बृहद अहोम साम्राज्य का ही हिस्सा, जिसमें से लचित बोरफुकन हुए, वीर विक्रम सिंघा हुए, और कैसे कैसे लोग हुए जिन्होंने मतलब मुगलों को यहाँ पे घुसने तक नहीं दिया। हाँ, जो अभी हेमंत विश्वा शर्मा बता रहे थे कि कितने बार उन्होंने मुगल आक्रमण से असम ने लड़ाई करी है। लचित बोरफुकन का तो आप इतिहास पढ़ेंगे तो फिर मतलब उनकी जो युद्ध शैली पढ़ी, लचित बोरफुकन अवार्ड मिलता है पूरे, मालूम है, जो एनडीए का जो हमारे एनडीए होता है उसमें जो बेस्ट कैडेट होता है उसको जो अवार्ड मिलता है उसको लचित बोरफुकन अवार्ड मिला जाता है। और लचित बोरफुकन की लड़ाई की जो 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 युद्ध कौशल है, किस तरीके से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हुई हैं, बैटल ऑफ औरंगजेब की पूरी सेना को, बैटल ऑफ सरायघाट, यस, हाँ, वो दुनिया भर के डिफेंस स्टडीज में पढ़ाया जाता है। तो रंजय भाई, जैसा आपने बताया, हेमंत विश्व शर्मा जी जो है अपने आप को और अपने पूरे समाज को हम राजवंश जो कि 600 साल तक रहा और मुगलों को कभी असम तक पहुंचने नहीं दिया, बहुत मुसलमान आक्रांता है, पर आज के समय में जब हम देखते हैं तो एक 30-35% मुसलमान कांग्रेसियों ने भर दिए हैं असम में। तो असम भूमि के लिए और असम सभ्यता के लिए, अहोम सभ्यता के लिए कैसे नेतृत्व का होना आवश्यक है, और जहां पे भारत के लिए भी शायद बहुत महत्वपूर्ण है असम। जी संजय, देखिए हम बताते हैं, सबसे बड़ी चीज इसमें इंपॉर्टेंट जो रही है, जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा जो कल्चरल स्ट्रक्चर जो बदला है, वो अंग्रेजों ने ही चालू कर दिया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है अपने कुछ सेंट्स, जैसे बोलते हैं ना, सेंट एंड्रयू, सेंट मार्टिन, और दुनिया भर के जो कन्वर्जन करने वाले जो उनके होते हैं उनको भेजा, और धीरे 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 वो डीप जंगलों में जाकर उन्हें धीरे कन्वर्जन चालू किया। ये अंग्रेजों के टाइम से हो गया था। और दूसरा चीज ये उन्होंने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो अंग्रेजों ने करी थी, जो आज हम देख रहे हैं कि एंट्री परमिट लगता है आपको नागालैंड में जाने में, अरुणाचल में जाने के लिए जब आप जाते हैं तो आपको परमिट लगता है। तो एंट्री, नॉर्थ ईस्ट के एंट्री के लिए परमिट का भी एक सिस्टम अंग्रेजों ने ही चालू कर दिया था, जो आज तक कंटिन्यू रहा है। तो इसका मतलब ये था कि अगर कोई
मिशनरी का आदमी अगर उधर जाएगा तो ही वॉज अलाउड, उसके लिए ओपन था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन कोई भारत का नागरिक अगर अपने ही भारत के किसी राज्य में जा रहा है तो उसके लिए परमिट लेना जरूरी था। तो इस टाइप के कुछ जो अंग्रेजों ने स्ट्रक्चर चालू किया, उसी चीज को आगे कांग्रेस सरकारों ने उसको कंटिन्यू रखा। यूनिक फॉर वन, यूनिक मतलब पूरा देश का आदमी कोई भी कहीं भी आए जाए, ये चीजें नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी। पर्टिकुलरली आपको तो पता है जम्मू कश्मीर में भी नहीं था ये बात तो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मामले में जो में, और फिर उसके बाद में जब ये कांग्रेसों की सरकार आई तो इन्होंने जो बांग्लादेश से आने वाले थे उनको भी बसाना चालू किया अपने वोट बैंक के लिए, अपने उसके लिए। तो और ये तो इतिहास ही रहा है कि जहां जहां समाज को इन लोगों ने जो है ना इस अंग्रेजों से ही सीखा था, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, लड़ाना, झगड़ा करना, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट सदा से डिस्टर्ब करके रखा था। और डिस्टरबेंस करने के जो आप कारण सुनेंगे, बहुत विचित्र से कारण थे कि वहां पे खरपतवार होता है, वहां पे है क्या, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचाया गया। मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में मेरे ख्याल से आजादी के पहले 20 या 25 साल या मे बी शायद आई डोंट नो 30 साल तक कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों में गया तक नहीं था। मतलब कोई जाता ही नहीं था वहां पे। पुरान जब आपका प्रधानमंत्री पंत प्रधान जिसको वो नहीं जा रहा है तो आप सोचिए कि वहां पे कैसे डेवलपमेंट पहुंचेगा, कैसे चीजें पहुंचेंगी। एक एक एमपी के लिए एक एक राज्य बना दिया, एक राज्य में एक सांसद, चलो ठीक है 7-8 सांसद में पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर कर लेते थे। तो जो अब वहां के लोगों ने जो है, जो जब वहां के लोग आपके मान लीजिए कि कोई त्रिपुरा से या कोई नागालैंड से, कोई मगही से जब वो दिल्ली आ रहा है या बॉम्बे जा रहा है, बैंगलोर जा रहा है, तो वो इन जगहों के एक अलग डेवलपमेंट, अलग स्ट्रक्चर, सुविधाएं, सब चीजें देख रहा है। वहां पे बिजली नहीं, ढंग से पीने का पानी नहीं, आने जाने के रास्ते नहीं। कोई जमाना था आपको कहीं भी आने के लिए पहले गुवाहाटी आना है। मतलब अगरतला से 48 घंटे का बाई रोड बस का सफर तय करके पहले आप गुवाहाटी आएंगे, तब आपको गुवाहाटी से ट्रेन मिलेगी दिल्ली आने के लिए। तो जो व्यक्ति फिर उसके बाद आपको अनदर 48-42 घंटे चलना है दिल्ली आने के लिए। तो 5-5 दिन लोग खाली ट्रेवल कर रहे हैं आपका दिल्ली आने के लिए। ऐसी जगहों पे वो सत्ता के विरुद्ध या ऐसी जगह पे आपके मेन शासन के विरुद्ध में असंतोष तो जाहिर सी बात है पनपेगा, और उसको पनपाने का काम इन्होंने किया। और जब किसी ने मांगा तो उसको दिया नहीं, और जब उसके विरोध में आंदोलन किया तो उनको मारा। यही इंदिरा गांधी ने जो है, इंदिरा गांधी के समय पे मतलब परवेज मुशर्रफ तो वो मतलब वो बाद में आया, इंदिरा गांधी के काफी सालों के बाद आया, जिसने अपने ही लोगों के ऊपर में खैबर पख्तूनख्वा में एयर स्ट्राइक कराई थी। ये काम तो अर्ली 60s में इंदिरा गांधी ने कर ही दिया था, जिसके पायलट ये राजेश पायलट और सुरेश कलमाडी एयरफोर्स का, जिन्होंने जहाज उड़ा करके जाकर के अपने ही मिजोरम में, मणिपुर में बम मारे थे। तो ये काम तो इंदिरा गांधी ने बहुत पहले कर दिया था, अपने लोगों के ऊपर में बम डालना। तो असम में बोडो उग्रवाद, नागा उग्रवाद, मिजो उग्रवाद, मतलब क्या नहीं था नॉर्थ ईस्ट में जो है। हम तो भाई नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 1994 से जाना चालू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज हैं, बहुत ज्यादा कल्चरली स्ट्रांग हैं। मैंने देखा है कि सड़क के ऊपर में अगर आप नागालैंड चले जाते हैं, मणिपुर चले जाते हैं, लंबी लंबी 1-1, 2-2 किलोमीटर की जाम लग जाता है सड़क पे, लेकिन कोई हॉर्न नहीं मारता है। कोई पीपी हॉर्न नहीं मारेगा, या कोई ऐसे ओवरटेक करके जाके एक और दूसरी अगली लाइन नहीं लगा देगा। ये सारी चीजें दिखाता है कि वो लोग बहुत सही तरीके और कानूनी तौर से भी लोग बहुत संविधान को मानते हैं चीजों को। तो लेकिन जब किसी को ऊपर में आप कुछ दोगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे नहीं, डेवलपमेंट करोगे नहीं, तो कब तक वो असंतोष हो रहेगा। तो जब से ये सरकार आई है, मुझे तो एक ही पोस्ट बार बार याद आती है कि एक बंदे ने, नॉर्थ ईस्ट वाले ने पोस्ट किया था कि when Narendra Modi came to Assam and to campaign for his candidature as a PM, he promised that there will be the railway line will be doubled between this station to that station। स्टेशन के उसने नाम लिखे थे, और आपकी यात्रा जो है, जो आपकी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की यात्रा, वो 4 घंटे की हो जाएगी। एंड आई विल डू दिस इट विद इन अ ईयर।
ये एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था। बट दिस मैन, आई विल वांट टू टेल दिस होल इंडिया दैट दिस मैन इज लायर। He lied to the northeast people, he lied to entire India, he did it in 8 months only। और वो इतना खुश था उस चीज को लेकर के। तो जिस जगहों पे आप सोचिए कि भाई आप जाके देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में एक साल का वादा किया था, 8 महीने में कंप्लीट कर दिया। हाँ, तो उस बंदे ने ऐसा पोस्ट लिखा था कि नरेंद्र मोदी इज ए लायर बिकॉज ही प्रॉमिस टू डू समथिंग इन 1 year, ही कंप्लीटेड इट विद इन 8 months। तो मैं पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं कि दिस मैन इज ए लायर। ही लाइड टू द नॉर्थ ईस्ट पीपल दैट ही विल डू दिस इन a year, बट ही कंप्लीटेड इट विद इन 8 months। वी आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स, इट्स लाइक वी आर ड्रीमिंग। ऐसा करके उसने बहुत कुछ लिखा था अपने उस पोस्ट पे। तो एनीवे, तो जब ये नॉर्थ ईस्ट में आना चालू हुआ है, आज नॉर्थ ईस्ट में लिटरली मैं बता रहा भी, कुछ दिनों पहले एक किसी मीडिया पे मैंने एक वीडियो देखा था, दो बुजुर्ग हुए, वो नॉर्थ ईस्ट के, मुझे नहीं पता मिजोरम के थे या मणिपुर के थे, कहां के थे। वो लोग बोल रहे हैं कि हम यहां से वहां जाता था, हमको 16 घंटा 18 घंटा 24 घंटा लगता था। एक जगह का नाम लिया, वो एक जगह जाने का मेरे को 40 घंटा लगता था, अभी मैं उधर 8 घंटे में जाता हूँ। जिधर जाने को मेरे को 20 घंटा लगता है, उधर मैं 4 घंटा में जाता हूँ। ये हो गया है, ये किया है। और लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे किया है। बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में नदियों पर बकायदा जो पुल बने, आप सोचिए 2 पहाड़ के बीच में नदी है, तो आप कहाँ से कैसे घूम कर जाएंगे। वही पहाड़ी रास्ता थोड़ा सा और कठिन होता है, अगर बीच में पुल बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 15 घंटे का रास्ता 4 घंटे का 2 घंटे का हो जाएगा। यहाँ तक कि शायद एक पुल ऐसा भी है सर जहाँ 6 घंटा लगता था जाने में एक जगह से दूसरी जगह, वो मात्र आधे घंटे में कंप्लीट आप रास्ता कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी पुल बने। हाँ। अरे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत, हम तो अब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो बाई रोड ही सफर कीजिए, मजा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। मैं तो पूरे भारत के लोगों को बोलता हूं कि आप, अगर आप पूर्वोत्तर की अगर आप यात्रा करेंगे, लेकिन पूर्वोत्तर की यात्रा करने के पहले कुछ चीजों को अपने अंदर में ध्यान रखिए। पूर्वोत्तर के लोग सफाई पसंद हैं, उनको जगह जगह थूकना, कहीं पे भी शूशु खड़े होकर कर देना ये पसंद नहीं। आपकी लड़ाई हो सकती है, वो आपको पकड़ के कूट सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वहां से कूटने कुटाने के बाद आप उनको बदनाम करेंगे, लेकिन आप अपने चरित्र अपने चाल पे कंट्रोल रखिए। गंदगी वो लोग नहीं करते हैं, डस्टबिन जगह जगह लगे हुए हैं। वो डस्टबिन आज नहीं, मैंने इन डस्टबिन को अर्ली 90s में, मतलब लेट 90s जब हम वहां पे जाया करते थे, 96 97 में मेघालय वगैरह जाते थे, वहां पे तब मैंने देखा हुआ डस्टबिन लगे हुए। तो डस्टबिन लगे हुए, डस्टबिन का उपयोग कीजिए, डस्टबिन में कूड़ा फेंकिए। अगर आप सेल्फ ड्राइविंग कार कर रहे हैं तो ट्रैफिक रूल को फॉलो कीजिए। गुवाहाटी एक थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का, आई विल से एक बड़ा शहर है, मेट्रो शहर है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें आपको हर तरह की चीज मिलेंगे, पो पा पी पू ये मिल जाएगा। बट अगर आप नॉर्थ ईस्ट के दूसरे जगहों पे जाएंगे, आप मेघालय में जाएंगे, चेरापूंजी या डाउकी मावलिन गांव की तरफ जाएंगे, या आप दीमापुर की तरफ जाएंगे, आप इवन असम के अंदर में आप तिनसुकिया रेंज तक जाएंगे, डिब्रूगढ़ जाएंगे, तो आपको सब लोग ट्रैफिक लाइन्स चलाते मिलेंगे। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में तो आपको बिल्कुल ट्रैफिक का एक एक जो पुस्तक लिखा है उसको फॉलो करते हुए लोग मिल जाएंगे। अगर आप उससे दाएं बाएं किया, शिलोंग में आपको बिल्कुल रूल बुक के हिसाब से गाड़ी चलाते हुए लोग मिलेंगे। अगर आपने कहीं उससे दाएं बाएं लेफ्ट राइट किया तो आपकी लड़ाई होनी निश्चित है और आपकी कुटाई निश्चित है, और आप वहां कुट जाएंगे तो इधर अपने घर आकर के वीडियो बना के लोगों को बदनाम करेंगे। इसलिए जब आप नॉर्थ ईस्ट घूमने जाइए, बहुत ही सुंदर है, एशिया का सबसे खूबसूरत गांव आपके देश में है मेघालय में। आप डाउकी नदी में जाइए, उस पर बांग्लादेश है, इस पर भारत है, और जो ग्रीन क्लीन एकदम क्लीन वाटर आपको वाला जो आपको जो नदी मिलेगी वो देखिए। ऐसे नेचुरल फॉल्स मिलेंगे, बादलों के बीच में ऐसे पैदल चल के जाने वाला आपको अनुभव मिलेगा। आप जा रहे हैं, बादल आ गए, आप रुक जाइए, बादल आपके ऊपर, गाड़ी के ऊपर पानी डाल के बादल चले गए और आप फिर आगे बढ़ जाइए। इस टाइप की आपको मिलेगा। आप अरुणाचल चले जाइए और अरुणाचल के नॉर्थन में चले जाइए, जो बर्फ आपको मिलेगी। और ग्रीनरी आपको देखना हो तो उसके लिए मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड चले जाइए, देखिए, घूमिए और अपने आप को एक सभ्य तरीके से वहां पेश आइए। आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, आपको इतना बढ़िया से आपको लोग वहां पे सुविधाएं देंगे, एंटरटेन करेंगे आपको। जब आप
अपने उस मेंटेलिटी नॉर्थ इंडियन हमारी या रेस्ट ऑफ द इंडियन मेंटेलिटी, कहीं पे भी थूक दिया, कहीं पे भी सुसु कर दिया, कहीं भी कूड़ा फेंक दिया, कैसे भी दाएं बाएं गाड़ी चला दी, मार हाय हाय पोपो हॉर्न बजा रहे हैं, जब ये करेंगे तो आप पिटाएंगे, ये गारंटीड है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये जानता हूँ जी। तो पवन खेड़ा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था तो इसीलिए ढूंढा जा रहा है, कुटाया जा रहा है। नॉट हाँ वैसे पोपो बट हाँ वैसी भाई है हाँ, हाँ वो ये क्या, मैं तो हमेशा इसके बापू गौरव का नाम गोगोई। लेता हूँ। गौरव गोगोई को पकड़ो, गौरव गोगोई को पकड़े असम पुलिस और उससे बुलवाए, उसने इसको गुलेल पे मार के बांग्लादेश में गिरा दिया होगा, जैसे गिराते हैं ना उस सिलीगुड़ी वाले कॉरिडोर पे, ऐसे गुलेल में बांधते आदमी और छोड़ देते हैं, दप से उस पार जाके बांग्लादेश गिरता है। तो वो ऐसे ही उसको कहीं पे या किसी सुरंग उरंग के अंदर डाल के तो भगा दिया है। कुछ दिन में नहीं पता हुआ। लगेगा। गौरव गोगोई को पकड़ो। देखिए पवन खेड़ा जो मुद्दा है या जो इंसान है जो भी है, उसके बहाने यदि हम यह जाने कि पूर्वोत्तर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे पुराणों में जिक्र है, महाभारत में जिक्र है, अर्जुन वहां तक जाते हैं और सदैव से वहां से लोग भी लड़ने आए महाभारत में। और न सिर्फ अब उतने पुराने इतिहास की बात करें, अहोम की बात हो रही है, हाल फिलहाल की बात हो रही है, कांग्रेसी रूल में वाकई में अंधेरे में डूबा रहता था। और सिर्फ एक क्या खबरें आती थी, मुझे 14 तक याद है कि इतने लोग वहां मार दिए गए, इतने लोग वहां मार दिए गए, तहलका वहलका मैगजीन में AFSP हटा दो मणिपुर से, और मतलब जितना दुनिया का एजेंडा होता था वो परोसा जाता था। गुवाहाटी से जोरहाट जाने के लिए हम लोग रात भर का इंतजार करते थे, रात भर की ट्रेवलिंग का प्लानिंग किया करते थे। अभी जोरहाट जाना होता है, सुबह 6 बजे निकलते हैं गुवाहाटी से और 10:30-11 बजे जोरहाट पहुंच जाते हैं। बताइए, तो ये अनुभव वो करेगा जो पहले एक बार देखा है, वहां के लोग जानते हैं इसका महत्व। अब क्या है कि ऐसे उन लोगों को वापस से अंधकार में ढकेलने का प्रयास गौरव गोगोई, कांग्रेसी और वहां जो बदरुद्दीन अजमल और इस टाइप के लोग हैं वह कर रहे हैं, पर उससे बचाने के कार्य हेमंत बिश्वा शर्मा कर रहे हैं। इसीलिए वो स्वयं का और अपनी पत्नी की पर जो लांछन लगाए गए हैं उसको वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इसी लोग गुस्से में भी हैं कि ये लोग जिन्होंने पूरे मेरे पूर्वोत्तर को अंधेरे में रखा, इनकी इतनी हिम्मत और यह भाषा जो भी जैसी है, पवन खेड़ा, राहुल गांधी, गौरव गोगोई डिजर्व करते हैं। और हम लोग पवन खेड़ा, राहुल गांधी, गौरव गोगोई जैसे नेता डिजर्व नहीं करते हैं। हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है कि ये थर्ड रेट लोग हम पर जो रूल करें, किसी मंत्री हो जाए, क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। जी रंजीत जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। जी मैं क्लोजिंग कमेंट यही चाह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त हैं, रहेंगी आने वाले समय तक, लंबे समय तक रहेंगी। इस बार तो असम में और पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हाल उन लोग का होने वाला है। तो कांग्रेसियों का कांग्रेस मुक्त, हाँ, कांग्रेस मुक्त, और ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा, उसकी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो बस यही रहना चाहिए, और साथ में मुक्त तो रहे, इन लोगों की कुटाई भी बहुत जरूरी है। किसी न किसी पुलिस के हत्थे जरूर चढ़े इस प्रकार के घटिया लोग। लोग कहेंगे हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने भी आरोप लगाया था, बाकायदा SIT बनाकर आरोप लगाया था, पूरा पूरा उनके पास सबूत है। यदि गौरव गोगोई को तकलीफ हो तो जाकर डिफेमेशन करे, फिर देखते हैं कि कितना सच और कितना झूठ निकलता है। जी, झूठे आरोप किसी भी पर लगाकर भाग जाओगे, यह अब अलाउड नहीं। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपको यह वार्ता कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध रंजन जी के साथ हम बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे, टेक्निकल भी, नेचुरल भाई घुमंतु हैं, इनसे घुमंतु व्यवहार पर भी बात होगी, और भारत के प्रति जो समर्पण है उस पर भी बहुत सारे विषयों पर बात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।